ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है एक लड़की को देखा तो पार्ट 2 का 1436 से आगे की कहानी। यह सच था कि इस वक्त रोहित और अनिका को हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वह दोनों अंदर से अपने बच्चों की समस्या को लेकर सीरियस थे। अनिका बारी बारी अपने दोनों बेटों के सिर पर हाथ फेरती है, उसके बाद उन दोनों के गालों पर एक हाथ रखते हुए कहती है, क्या तुम मुझे थोड़ा डिटेल्स में बताओगे कि वह ऐसा क्या क्या कर रही है ताकि मैं तुम दोनों की मदद कर सकूं। अनिका की बात सुनकर दोनों भाई एक दूसरे की सूरतें देखने लगते हैं। उसके बाद आंखों ही आंखों में तय कर लेते हैं कि हमें अपनी सारी समस्या बता देनी चाहिए। लेकिन तभी उन दोनों को रोहित का ख्याल आता है और वह दोनों एक साथ रोहित की तरफ देखने लगते हैं। अनिका उनके मन में डर को भांप लेती है, इसलिए उन दोनों की रोहित की ओर घूमी हुई गर्दनों को अपनी ओर सीधा करने के लिए अपने दोनों हाथों से उनके चेहरे को खुद अपनी तरफ घुमा लेती है और फिर कहती है, घबराओ मत, डैडी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हें जो भी कहना है तुम बिना किसी झिझक के कह सकते हो। तभी अलेक्जेंडर कहता है, आपको पता है उसने क्या किया? इतना जोर डालते हुए अलेक्जेंडर ने यह बात कही थी कि अनिका और रोहित दोनों उसकी ओर देखने लगते हैं। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में आकाश के मेडिकल रूम में जब उसे लगता है कि आकाश सोया नहीं है तो वह वहीं रखी हुई चेयर पर बड़ी ही सावधानी से बैठ जाती है। फिर अपना एक हाथ बढ़ाकर साइड टेबल लैंप को जला देती है। फिर आकाश का हाथ अपने हाथों में ले लेती है और मुस्कुराते हुए आकाश के चेहरे को देखने लगती है। आकाश बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उस माहौल के खामोशी को देखकर श्रेया कहती है, देखो तुम्हारे पास ठीक होने के लिए सिर्फ 2 महीने हैं। तुम्हें अपने नन्हे मेहमान को अपनी गोद में खिलाने के लिए ठीक होना पड़ेगा। ठीक होने के लिए वक्त पर खाना पीना, दवाई लेना, सोना सभी जरूरी है। अब तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया हो तो मैं बता देती हूँ कि अब तक तुम कई महीने बिस्तर पर बिता चुके हो। फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम्हारी नन्ही निशानी ने तुम्हारे जाने के बाद अपनी मम्मा के पेट में बहुत तकलीफें उठाई है। अब इसके बाद बाहर आने के बाद उन सब की कसर तुम्हें पूरी करनी होगी। आकाश कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। श्रेया समझ जाती है कि वह कुछ कहना चाहता है। श्रेया अपना एक हाथ आकाश के माथे पर रखते हुए उसके सिर की ओर ले जाती है और कहती है, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे बहुत सारी बातें करनी है, पर इसके लिए भी तुम्हें ठीक होना होगा। मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ। जब ठीक हो जाओगे तब जितनी चाहे उतनी बातें करना, लेकिन फिलहाल एकदम चुप रहो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें यहाँ बिस्तर पर लेटे लेटे बोर महसूस होता होगा। चलो तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए मैं ही कुछ बातें करती हूँ और तुम आराम से सुनो। श्रेया हल्के से मुस्कान के साथ कहती है, तुमने हमें छोड़कर जाने से एक दिन पहले मुझसे कहा था कि तुम्हें रोहित मारवा पर शक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा शक बिल्कुल बेबुनियाद था। उसने न सिर्फ तुम्हारी कंपनी को डुबोने से बचाया, बल्कि सीधे तौर पर उसकी बागडोर संभालने से भी साफ इनकार कर दिया। अब तुम अपने दोस्त की तरफ से अपना मन एकदम साफ कर सकते हो। मुझे सोचकर भी कितना अच्छा लग रहा है कि हम दोनों सहेलियों और तुम दोनों दोस्त फिर से साथ में पहले की तरह खूब मस्ती कर सकेंगे। चाहे आकाश बातें ना भी कर पा रहा हो, लेकिन उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था उसे वह अच्छी तरह से देख और समझ पा रहा था। वह इस बात को अच्छी तरह समझ गया था कि उसके जिंदा होने में अनिका और रोहित मारवा दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह अंदर ही अंदर खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि उसने रोहित और अनिका के साथ जो कुछ भी करने की कोशिश की, उसके बदले में उन दोनों ने उसे जिंदगी दी। वह मन ही मन उस दिन को कोस रहा था जिस दिन उसने उन दोनों के खिलाफ होने की ठानी थी। पश्चाताप हर गुनाह को धोने की ताकत रखता है, लेकिन अब देखना यह था कि क्या आकाश के गुनाह धुल पाएंगे या क्या वह अपने लिए किए गए हर्जाना अदा कर पाएगा। रोहित और अनिका ने उसके लिए जो कुछ भी किया था उसके बदले में उन दोनों का मुरीद हो जाना तो बनता ही था।
अगर ऐसा कुछ था जो आकाश समझ नहीं पा रहा था तो वह यह कि उसकी जान लेने की कोशिश किसने की। क्या वह सच में कोई एक्सीडेंट था, और अगर वह एक्सीडेंट था तो इतने समय तक उसे अनिका और रोहित ने छुपा कर क्यों रखा था। क्या वह दोनों उसकी सच्चाई जान चुके थे? अगर सच्चाई जान चुके थे तो उसे अब तक जिंदा क्यों रखा है। इसके बाद श्रेया सोचती है कि इस वक्त आकाश को ज्यादा देर तक जगाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मुझे वापस अपने कमरे में जाना चाहिए। श्रेया को इच्छा होती है कि वह आकाश के माथे पर चूमकर उसे गुड नाइट कहकर वहां से चली जाए, ताकि आकाश को अच्छा और अपनापन महसूस हो। लेकिन तभी न जाने ऐसा क्या था जो उसे अंदर से ऐसा करने से रोक लेता है। इसके बाद वह आकाश से कहती है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं सुबह मिलने आऊंगी। वह आकाश को गुड नाइट आकाश कहती है और फिर बड़ा ही संभल कर आकाश के बेड का सहारा लेते हुए कुर्सी से खड़ी हो जाती है, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। श्रेया आकाश के करीब जाने से खुद को रोक लेने के लिए खुद को गिल्टी महसूस करती है। फिर वह खुद को ही सही सिद्ध करने के लिए अपने आप को ही कारण देना शुरू कर देती है। श्रेया खुद से कहती है, मेरे बड़े पेट की वजह से इस वक्त मेरे लिए झुकना मुश्किल है। फिर खुद को सही बताने के लिए दूसरा कारण देती है, मुझे जब तक आकाश ठीक नहीं हो जाता उससे दूर रहने के लिए कहा गया है। तभी उसे अंदर से आवाज आती है, आज आकाश का स्पर्श अनजाना सा महसूस क्यों हो रहा था। तो वह खुद से कहती है, आकाश को एक बार खो देने की वजह से शायद मैं कुछ ज्यादा ही डर गई हूँ, इसलिए मेरे मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं। फिर खुद के मन को शांत करने के लिए पुरजोर तरीके से कहती है, वह अभी कमजोर है जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था, इसलिए श्रेया तुम्हें ऐसा लग रहा है। उधर मारवा हाउस में अनिका रोहित के बेडरूम में थी। एलेक्जेंडर अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, उसने अपने फेवरेट ऑनलाइन गेम्स खेलना एकदम बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, सनी चाचू और ओंकार मामू ने उसे अपने ऑनलाइन गेम के बिजनेस में पार्टनरशिप ऑफर की। उसने इसीलिए मना भी कर दिया। यहाँ तक कि उन दोनों ने कहा कि उसे सिर्फ श्रेया की सलाह चाहिए। लेकिन पता है वह क्या कहती है? अनिका के पूछने से पहले ही वह स्वयं ही अपनी बात को आगे बढ़ाकर पूरा करता है। वह कहती है कि उसके पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, यानी कि गेम खेलना समय बर्बाद करना है। तभी आर्यन कहता है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मॉम आपको पता है कि वह क्या ढूंढ रही है? अनिका अपनी गर्दन ना में हिला देती है। तभी आर्यन कहता है, वह एक फूल के बारे में जानकारी ढूंढ रही है जिसके जूस के इस्तेमाल से उसकी याददाश्त बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन आप पर उसका कोई असर नहीं हुआ था। अब वह जानना चाहती है कि उस फूल का असर आप पर क्यों नहीं हुआ। एलेक्जेंडर कहता है, वह हर हाल में आपकी याददाश्त वापस लाना चाहती है ताकि वह खुद को एक जिम्मेदार बेटी साबित कर सके। तभी आर्यन कहता है, यह सब भी छोड़िए, हमें असल डर इस बात का है कि इतना कहकर वह चुप हो जाती है और तिरछी निगाहों से रोहित की तरफ देखने लगता है। अनिका फिर कहती है, आगे बोलो आर्यन। तभी एलेक्जेंडर बात को पूरी करते हुए कहता है, हमें डर है कि कहीं उसे कोई सदमा तो नहीं लग गया जिसकी वजह से वह इतना वियर्ड बिहेव कर रही है। तभी आर्यन आगे कहता है, अगर यह सब चेंज उसमें नेचुरल है तब हमारे लिए चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन यह तय करने के लिए आप दोनों को उससे मिलना होगा। फिर एलेक्जेंडर कहता है, उससे इस बारे में सीधे सीधे कोई बात मत कीजिएगा, नहीं तो उसे लगेगा कि हमने उसकी शिकायत की है। आर्यन कहता है, इनफैक्ट वह हमसे कहेगी कि हम उसे पागल समझ रहे हैं, फिर वह हम दोनों से भी नाराज हो जाएगी। एलेक्जेंडर आगे कहता है, इतना ही नहीं, वह खूब रोएगी भी और हम उसका दिल नहीं दुखा सकते। आखिर हमारी एक ही बहन है, वह भी छोटी सी। तभी रोहित अपनी जगह से खड़ा होता है और दोनों भाइयों के सामने की तरफ आकर खड़ा हो जाता है। रोहित को इस तरह अपने सामने देखकर दोनों भाई चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। उन दोनों के चेहरे का डर दिखाई देने लगता है। अनिका भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। रोहित अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है और अपने दोनों बेटों को अपने गले से लगा लेता है। रोहित उन दोनों से कहता है, आई एम प्राउड बोथ ऑफ यू सन्स। रोहित के शब्द सुनकर दोनों भाइयों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर
दोनों बच्चे रोहित के कमर से चिपक जाते हैं। फिर रोहित उन्हें खुद से अलग करते हुए उनके कंधों पर हाथ रख लेता है और कहता है, तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों तुम्हारे मॉम और डैड कल ही तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। दोनों बच्चे मुस्कुराते हुए अपने अपने सिर हिला देते हैं। फिर रोहित उन दोनों से पूछता है, क्या तुम लोगों ने डिनर कर लिया? दोनों बच्चे बिना कुछ बोले अपनी गर्दन ना में हिला देते हैं। रोहित को यह जानकर हैरानी होती है, क्योंकि अब तक बच्चों को खाना खा लेना चाहिए था। तभी वह समझ जाता है कि इसकी वजह भी रिया ही होगी। फिर वह उन दोनों से पूछता है, इस वक्त रिया क्या कर रही थी? आर्यन कहता है, वह एक साथ कई लैंग्वेज की किताबें लेकर बैठी है। उसे सारी भाषाएं एक साथ सीखनी है। दोनों बच्चों की बात सुनकर रोहित दंग रह जाता है और फिर अनिका की तरफ देखने लगता है। अनिका ना कोई एक्सप्रेशन देती है और ना ही कुछ कहती है। तभी रोहित बच्चों से कहता है, जाओ जाकर रिया से कहो कि डैडी ने डाइनिंग टेबल पर बुलाया है। फिर मुस्कुराकर आगे कहता है, हम सभी साथ में बैठकर डिनर करेंगे। आर्यन और एलेक्जेंडर राहत की सांस लेते हैं कि अब उनकी समस्या का कोई समाधान निकल आएगा। फिर वह दोनों खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। अगले सुबह मारवा हाउस में अनिका रोहित के बेडरूम में थी। दरवाजे की हल्की आवाज से अनिका की नींद खुल जाती है। जब वह बिस्तर पर देखती है तो रोहित वहां नहीं था। रोहित अपने नियमित एक्सरसाइज के लिए ही कमरे से बाहर निकला था और इसकी आवाज से अनिका जाग गई थी। अनिका मन ही मन सोचती है, मुझे रोहित से आकाश के बारे में बात करनी ही होगी। इससे पहले कि रोहित कोई एक्शन ले, मुझे उसे पूरा सच बताना ही होगा। फिर अपने बिस्तर से नीचे उतरते हुए खुद से ही कहती है, चाहे जो भी हो जाए, मुझे अपने भाई आकाश को हर हाल में बचाना ही होगा। उसके लिए सबसे कितनी कुर्बानियां दी है, बस यूं ही जाया नहीं हो सकती। तभी अगले ही पल उसके मन में ख्याल आता है, कई दिन बीत चुके हैं, आज मुझे गुलेरिया हाउस जाकर देखना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। अब उस आकाश के तबीयत में कितना सुधार हुआ है। यही सब सोच के अनिका गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाती है। बिक्की के बंगले में बिक्की अपने कपड़ों के अलमारी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर उसे खोलकर उसमें से कपड़ों का एक पेयर निकालता है और उसे ले जाकर शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। उन कपड़ों को अपने शरीर पर लगाकर शीशे में देखता है। अच्छी तरह से देख लेने के बाद कहता है, नहीं नहीं, यह नहीं। फिर दोबारा से अलमारी की तरफ जाता है और फिर से एक दूसरा जोड़ा उसमें से बाहर निकाल लाता है। वह जोड़े की तरफ देखते हुए खुद से कहता है, यह तुम पर जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि सब कहते हैं बिक्की व्हाइट में बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद उसे पहन लेता है और फिर शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद कभी दाएं घूमता है तो कभी बाएं घूमता है। घूम घूम कर खुद को चारों तरफ से देखने लगता है और अंत में शीशे में मौजूद अपने ही अक्स को देखते हुए कहता है, इसमें भी कुछ कमी लग रही है। फिर शीशे में दिखाई दे रहे खुद की ओर उंगली करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कपड़ों की कोई कमी नहीं, कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। इसके बाद वह दोबारा से अपने अलमारी की ओर जाता है और उसमें से इस बार वह ब्लू शेड का एक जोड़ा बाहर निकाल लेता है। फिर कहता है, दिस इज परफेक्ट। बिना देरी किए फटाफट उसे पहनकर दोबारा से मिरर के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और खुद को देखते हुए कहता है, बिक्की, क्या तुम किसी पार्टी में जा रहे हो? नहीं ना? तो फिर यह क्या पहन लिया है, चलो इसे उतारो। इसी तरह वह एक के बाद एक कपड़ों के जोड़े निकालता जाता है और उसे खुद पर ट्राई करता है। हर बार घूम घूम कर हर तरफ से शीशे में खुद को देखता है और उसके बाद नहीं, यह नहीं कहकर उसे बेड पर फेंक देता है। इस तरह करते करते बिक्की को अपने कमरे में 1.5 घंटा बीत चुका था। उसने अपना पूरा बेड कपड़ों से भर दिया था और अलमारी पूरी तरह से खाली कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी वह आज पहनने के लिए अपने कपड़े फाइनल नहीं कर पा रहा था। उसके सामने जितने भी कपड़े पड़े हुए थे उसमें से काफी सारे ऐसे थे जिन्हें उसने पहले भी कभी न कभी अवसर पर पहना हुआ था और उस ड्रेस में अपने लुक के लिए काफी तारीफें भी बटोर चुका था, लेकिन आज उसमें से कोई भी कपड़ा उसके मन को भा नहीं रहा था। इस वक्त उसके सामने एक से बढ़कर एक महंगे और डिजाइनर पीस पड़े हुए थे,
लेकिन उसे सभी कौड़े के भाव मालूम हो रहे थे। फिर वह बेड के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने बिखरे हुए सभी कपड़ों को कुछ देर यूं ही देखने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद खुद से ही पूछता है, क्या मेरे पास कोई भी अच्छा पीस नहीं? तभी उसके मन में ख्याल आता है, यही वह कपड़े हैं जिन्हें पहनकर बिक्की डांसिंग लगता है। फिर खुद से पूछता है, और आज तुझे इसमें से कोई कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा? बहुत खूब। फिर खुद को समझाते हुए कहता है, तुम कपड़ों में नहीं, कपड़े तुम पर अच्छे लगते हैं। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी उठाकर पहन लो, तुम उसमें ही द बेस्ट लगोगे। कुछ देर किसी सोच में खोए रहने के बाद वह खुद से ही पूछते हुए कहता है, क्या मैं आशिक मिजाज हो गया हूँ? मेरी आंखों के सामने फैले हुए सारे कपड़े मेरी अपनी ही पसंद के हैं और इसके बावजूद इस वक्त मुझे इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वाह, क्या बात है विक्की, तुम काफी प्रगति पर हो। ऐसा कहकर वह अपनी आंखें बंद करता है और उनमें से कोई भी एक पेपर उठा लेता है। फिर अपनी आंखें खोलकर कपड़ों के उस जोड़े से कहता है, आज तुम्हारी बारी है और याद रखना कि तुम्हें मुझ पर अच्छा दिखना है। आज हमें गुलेरिया हाउस जाना है, क्या पता आज उनसे मुलाकात हो जाए। ऐसा कहकर वह मुस्कुराते हुए तैयार होने के लिए चला जाता है। अनिका से मुलाकात का ख्याल ही बिक्की के मन को प्रफुल्लित कर रहा था। इस वक्त उसे आकाश का जरा भी ख्याल नहीं था, उसके मन में केवल अनिका का ही ख्याल दौड़ रहा था। अनिका का खूबसूरत सा चेहरा और उसमें भी विशेष अनिका की आंखें हर वक्त बिक्की की आंखों के सामने तैर रही थी। परासर हाउस एक बड़ी हवेली थी जिसकी बनावट प्राचीन भारतीय संस्कृति पर आधारित थी। उसके हर हिस्से से राजा महाराजाओं के महल जैसी छवि उभरती हुई दिखाई देती थी। इस हवेली के चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। इसमें अलग अलग तरह के फलों और फूलों के पेड़ मौजूद थे। साथ ही आर्टिफिशियल कैनाल को भी डिजाइन किया गया था। इसी वजह से अलग अलग तरह से पंछियों और अन्य छोटे जीवों को आसानी से हवेली के आसपास देखा जा सकता था। उन सभी जगहों के मुकाबले मुख्य हवेली की ऊंचाई काफी ज्यादा थी। भारत और विश्व के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठे किए गए एंटीक पीस इसमें सजावट के लिए रखे गए थे। इसमें रखा गया फर्नीचर मॉडल और एंशिएंट का मिला जुला रूप था। मुक्ता अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर आर्म चेयर पर बैठी हुई थी। उसके बेबी कर्ल मिड लेंथ हेयर उसके कंधे पर बाईं ओर फैले हुए थे। शॉर्ट टॉप के साथ मिनी स्कर्ट में वह काफी स्टाइलिश दिख रही थी। अपने बाईं ओर के आर्म रेस्ट पर उसके हाथ की कोहनी रखी हुई थी। ठीक इसी हाथ में उसने अपना टैबलेट पकड़ा हुआ था और लगातार अपने दाएं हाथ से उसे कुछ काम करती हुई नजर आ रही थी। ठीक इसी वक्त उसका सिक्योरिटी गार्ड सीढ़ियां चढ़ते हुए हवेली में प्रवेश करता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। मुक्ता बिना उसकी तरफ देखे हल्के से मुस्कान के साथ कहती है, आओ विराट चाचा, ऐसा भी क्या मुश्किल काम दे दिया मैंने आपको जिसे पूरा करने के लिए आपको इतना वक्त लग गया है। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बड़ी से बड़ी हस्ती के बारे में जानकारी निकालने में आपको इतना वक्त लगाया हो। इसके बाद अपने टैब की स्क्रीन पर लास्ट टैब करते हुए वह उसे एक तरफ रख देती है और अपना चेहरा उठाकर विराट की तरफ देखने लगती है। विराट 42 से 45 वर्ष की उम्र का लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति था। वह मुक्ता परासर की सिक्योरिटी तब से कर रहा था जब वह 6 वर्ष की थी। उसे विशेष मुक्ता परासर की सिक्योरिटी के लिए ही नियुक्त किया गया था। तब से लेकर आज तक वह साये की तरह हमेशा मुक्ता के साथ रहता था। सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद भी उसके मन में मुक्ता को लेकर अपनी सगी बेटी जैसे भाव थे। जब विराट ने यह नौकरी ज्वाइन की थी तब वह मुक्ता जी को मैडम जी कहकर बुलाता था। उस समय मुक्ता बहुत छोटी थी, इसलिए उसे मैडम जी सुनना अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से बचपन में मुक्ता ने विराट से कहा, मुझे सभी बेटी कहकर बुलाते हैं, आप भी मुझे बेटी कहकर बुलाया करें। मैडम जी बहुत ओल्ड साउंड करता है। तब से लेकर अब तक भी वो हमेशा उसे बेटी जी कहकर ही बुलाया करता था। मुक्ता अपने पिता की अकेली संतान थी। बहुत कम उम्र में ही उसने अपनी मां को खो दिया था। उसके अलावा वह अपने घर की अकेली बेटी थी।
उसकी बात सही हो या गलत, सब उसे खुश रखने के लिए उसकी हाँ में हाँ ही मिलाया करते थे। वह चाचा ताऊ और उनके छोटे बच्चों के साथ पूरे परिवार में पली बढ़ी थी। उसके छोटे छोटे 2 चचेरे भाई और उसके बड़े 2 तेरे भाई थे, लेकिन वह अपने इस परिवार में छोटे से लेकर बड़े तक सभी की आंखों की तारा थी। मुक्ता सकल सूरत से जितनी आकर्षक थी, उतना ही मीठा उसका स्वभाव भी था और इससे भी बड़ा था उसका दिल। ऊपर से देखने में मॉडर्न और अंदर से संस्कारों से सजी हुई वह जिंदा दिली जीता जागता नमूना थी। मुक्ता की विचारधारा थी, हमारी सूरत से ज्यादा सीरत संवरती हुई होनी चाहिए, लेकिन संवरती हुई सीरत तब दिखाई देती है जब कोई आपकी तरफ देखे, और आपकी तरफ कोई तब देखता है जब आपकी सूरत अच्छी हो। इसलिए सूरत और सीरत का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सीरत हम खुद संवार सकते हैं, लेकिन सूरत ऊपर वाला देता है। अगर सूरत अच्छी ना हो तो हमें बनाने वाले से झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसे अच्छा बनाया जा सकता है क्योंकि मॉडर्न जमाना है। कुल मिलाकर वह एक ऐसी लड़की थी जिसे प्रॉब्लम्स के साथ चिपक कर रोते रहना पसंद नहीं था। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल लेना और जिंदगी में आगे बढ़ जाना, यह उसकी बहुत अच्छी खूबी थी। वह इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि किसी को अपने दिल में जगह देकर उसी की खुशी के लिए उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना एक आसान काम नहीं है। सनी की यही एक विशेष बात थी जिसकी वजह से वह सनी से प्रभावित हुई थी। विराट कहता है, बेटी जी, आपने ऐसे परिवार के व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए कहा था जो परिवार बड़ी बड़ी हस्तियों की डिटेल्स बना और बिगाड़ सकता है। उनकी ठीक ठाक जानकारी इकट्ठा करना, किसी आम बड़ी हस्ती की सूचनाएं निकालना जितना आसान नहीं था, इसलिए वक्त लग गया। लेकिन अब मेरे पास सारी जानकारियां हैं जिसके बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं बचेगा। मुक्ता अपनी हथेली पर अपनी ठोड़ी रखते हुए विराट की तरफ देखने लगती है और इंतजार करती है कि विराट सनी मारवा के बारे में बताना शुरू करे। विराट कहता है, यह वही मारवा परिवार है जिसका नाम देश के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में लिया जाता है। सनी मारवा द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का चचेरा भाई है, लेकिन काफी कम उम्र से ही सनी मारवा रोहित मारवा के साथ ही रहता है। हाल ही में किसी एक्सीडेंट की वजह से सनी कई महीने हॉस्पिटल में रहा है। जो लड़की उस दिन हॉस्टल हेवन में उसके साथ थी वह डॉक्टर प्रीति थी, जिसने सनी मारवा के ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सनी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन डॉक्टर प्रीति ने उसे बचा लिया। खबर यह मिली है कि उसे चोट की वजह से दिमाग में किसी इन्फेक्शन की वजह से सनी मारवा अपने पिछले 5 साल पूरी तरह से भुला चुका है। यह सुनकर मुक्ता के मन में सनी के लिए सहानुभूति पैदा हो जाती है, लेकिन तभी मुक्ता विराट को बीच में रोकते हुए प्रीति के बारे में पूछती है। उस लड़के की आवाज से उसकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी, क्या वह कुछ ज्यादा ही काबिल है क्या? विराट कहीं न कहीं इस बात को समझ गया था कि मुक्ता को सनी मारवा अच्छा लगने लगा है और इसी वजह से वह उसकी इतनी छानबीन कर रही है। इसलिए उसने जवाब देते हुए कहा, वह लड़की डॉक्टर प्रीति विश्व की फेमस न्यूरोसर्जन की स्टूडेंट रही है। इतनी काबिलियत तो होना बनता ही है। बेटी जी, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रोहित मारवा की पत्नी अनिका गुलेरिया ही वह फेमस न्यूरोसर्जन है, लेकिन कुछ दबी सी खबर है कि रोहित मारवा की पत्नी भी किसी दुर्घटना में अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी है। डॉक्टर प्रीति रोहित मारवा की पत्नी की मुंह बोली बहन है। इतना ही नहीं, अनिका गुलेरिया का कजिन ओंकार गुलेरिया और डॉक्टर प्रीति रिलेशनशिप में है, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। सनी मारवा और ओंकार गुलेरिया बचपन के दोस्त हैं और साथ में ही बेस्ट फ्रेंड भी हैं। मुक्ता पूछती है, और प्रोफेशन? विराट कहता है, सनी मारवा के पिछले 5 सालों की जानकारी किसी के पास नहीं है। केवल इतना ही पता लगाया जा सकता है कि पिछले 5 सालों से वह मारवा परिवार के मनाली के होटल बिजनेस को संभाल रहा था, लेकिन अब वह अपने पुराने शौक को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है। मतलब फिलहाल सनी मारवा और ओंकार गुलेरिया दोनों दोस्त मिलकर सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन गेम्स को ही अपने फ्यूचर प्रोफेशन की तरह देख रहे हैं। मुक्ता अपनी जगह से खड़े होकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को
ताली की आवाज करते हुए आपस में बांध लेती है। फिर अपने सिर को हिलाकर कहती है, मतलब जिंदगी में लिमिटेड काम और बाकी समय आराम अच्छा ही है, अपने परिवार को पूरा वक्त दिया जा सकता है। इसके बाद वह चाची जी आपके लिए न्यूज है कहते हुए वहां से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में श्वेता बहुत तेजी से अपने कमरे से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और उतनी ही जल्दी सीढ़ियों से उतरते हुए डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती है। अपने पर्स को अपने कंधे से उतारे बिना ही डाइनिंग टेबल से सैंडविच उठाती है और खड़े खड़े ही खाना शुरू कर देती है। तभी अंजलि कहती है, कम से कम ब्रेकफास्ट तो आराम से बैठकर करो, गले में फंस जाएगा। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठने का इशारा करते हुए कहती है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गिलास में जूस डाल देती हूँ। श्वेता मुंह में सैंडविच होने के कारण कुछ बोल नहीं पाती, बस हाथ हिलाकर इशारा करती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देर हो रही है। अंजलि कहती है, ऐसी भी क्या जल्दी जो तुम हवा पर सवार हो, कौन सा तुम्हें नौकरी पर जाना है, तुम्हारा अपना घर का बिजनेस है। श्वेता किसी तरह अपने मुंह में अंदर रखे हुए सैंडविच को चबाती है और फिर हल्का सा मुंह ऊपर उठाकर किसी तरह एक शब्द कहती है, लक्ष्य। खाने की जल्दी में इसके आगे वह कुछ नहीं बोलती और अपना एक हाथ दरवाजे की तरफ करते हुए इशारा कर देती है। अंजलि अपने हाथ में पकड़ा हुआ जग और गिलास दोनों ही वापस डाइनिंग टेबल पर रख देती है। फिर श्वेता की बात को पूरा करते हुए कहती है, क्या लक्ष्य बाहर ही है? श्वेता अपनी गर्दन हिला देती है और कहती है, हाँ। अंजलि कहती है, मैं उसे अंदर बुलाकर लाती हूँ। जैसे ही अंजलि एक कदम आगे बढ़ाती है, श्वेता उसका हाथ पकड़ लेती है और अपना खाना जारी रखते हुए नहीं में अपना गर्दन हिला देती है, जिसका मतलब था कि अंजलि उसे अंदर आने के लिए बाहर न जाए। इसके बाद श्वेता अपनी जगह से खड़े होकर बाहर निकल जाती है। अंजलि अपनी जगह पर खड़ी होकर बस देखती ही रह जाती है। तभी पीछे से किशन मल्होत्रा वहां आ पहुंचता है। अंजलि को इस तरह खड़े देखकर वह कहता है, क्या हुआ सरकार, किसे आंखों से ही गिराने का विचार बनाया है? ऐसा कहते हुए वह चेयर पर बैठ जाता है। उसकी आवाज सुनकर अंजलि अपनी सोच से बाहर आती है और किशन को नखरे दिखाते हुए कहती है, मजाक करना बंद कीजिए। फिर दरवाजे की ओर हाथ करते हुए कहती है, मैं यह समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर श्वेता के दिमाग में कौन सा खुरापात चल रहा है। फिर एक पल चुप रहती है और दोबारा से बोलना शुरू करती है। इन दोनों बहनों के बीच कोई न कोई बात तो जरूर हुई है, लेकिन श्वेता कुछ बता नहीं रही। किशन अंजलि की चिंता देखकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, अगर उन दोनों ने चुप रहना तय किया है तो वह भी सोच समझकर किया होगा। अनिका को तुम अच्छी तरह जानती ही हो। किशन की बात सुनकर अंजलि के चेहरे पे सुकून आ जाता है और वह कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। हमारी श्वेता आज के बच्चों की तरह तेज और चालाक नहीं है, लेकिन हमारी अनिका बहुत समझदार है। मुझे उसकी एक बात बहुत पसंद आती है कि वह अंत तक चुप रहती है, लेकिन उसका अंतिम दाव सबसे पस्त कर देता है। लक्ष्य अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा था। गाड़ी के दरवाजे से अपने पीठ लगाए, अपने दोनों हाथ को मोड़कर अपने पैरों को क्रॉस करके आंखों पर गॉगल्स लगाए एकदम रिलैक्स मोड में था। श्वेता लगभग दौड़ते हुए घर से बाहर निकलती है और सामने ही लक्ष्य को खड़ा देखती है। लक्ष्य के फौजियों जैसी पर्सनालिटी श्वेता को पहले ही बहुत अट्रैक्टिव लगती थी और इस वक्त वह गॉगल में और भी ज्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहा था। श्वेता को देखते ही वह अपने गॉगल्स निकाल लेता है और सीधा खड़ा हो जाता है। इस वक्त उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान दिखाई दे रही थी। श्वेता लक्ष्य के पास पहुंचकर हैरानी से देखते हुए कहती है, बिना किसी नोटिफिकेशन के इस तरह अचानक? लक्ष्य बड़े ही आराम से जवाब देता है, आपने ही कहा था कि आपको कोई जरूरी बात करनी है। श्वेता और भी ज्यादा हैरानी से जवाब देते हुए कहती है, मैंने बता तो दिया था कि मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरे साथ चलें और अपने पैर की उस चोट को दिखाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर प्रीति के पास इसका कोई न कोई उपाय जरूर होगा। लक्ष्य जवाब देता है, हाँ ठीक है, आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ चलूं तो मैं हाजिर हूँ। प्रीति अभी भी लक्ष्य के चेहरे की तरफ देख ही रही थी। लक्ष्य एक पल रुककर आगे कहता है, चलिए हम डॉक्टर प्रीति के पास चलते हैं, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है।
श्वेता अब और भी ज्यादा परेशान होते हुए कहती है, पर डॉक्टर के पास हमारे लिए वक्त भी तो होना चाहिए। इसके लिए मुझे पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। बिना अपॉइंटमेंट के हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? लक्ष्य बदले में कहता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट मैं ले लेता हूँ। और श्वेता और भी ज्यादा कसमकस की स्थिति में आ जाती है और कहती है, लेकिन वहाँ जाने के लिए मेरे पास भी तो वक्त होना चाहिए। लक्ष्य मुस्कुराकर बड़े ही आराम से जवाब देता है, श्वेता जी, पहले आप तय कर लीजिए कि किसके पास वक्त नहीं है, आपके पास या डॉक्टर प्रीति के पास। श्वेता हैरानी और परेशानी के मिले जुले हाव भाव के साथ लक्ष्य की तरफ देखने लगती है। तभी लक्ष्य अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, मैं पहले ही पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं, यदि आप साथ हैं तो मेरे पास वक्त की कोई कमी नहीं। लक्ष्य की बात सुनकर अब श्वेता के चेहरे पर बेबसी दिखाई देने लगती है। वह अच्छी तरह जानती थी कि अनिका को पहले से बिना बताए जाने पर उनका मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। अनिका के वहां मौजूद नहीं होने पर भी इस स्थिति को प्रीति से बात करके संभाला जा सकता था और लक्ष्य के वहां पहुंचने से पहले ही सभी तैयारियां की जा सकती थी, लेकिन लक्ष्य के साथ रहते हुए यह करना भी संभव नहीं था। यहाँ लक्ष्य को अपने पैर के ठीक होने की कोई खास उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह अपनी तरफ से पहले ही बड़े से बड़े डॉक्टर से अपनी चोट को लेकर मिल चुका था। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ श्वेता के साथ कुछ वक्त बिताना था। तभी न जाने क्या सोचकर लक्ष्य श्वेता से पूछता है, क्या मुझे रिजेक्ट करने की वजह मेरी पैर है? क्या यह ठीक हो जाएगा तो आप हाँ कर देंगी? लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता का कलेजा धक से हो जाता है। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि लक्ष्य के दिमाग में इस तरह की कोई बात आ जाएगी और वह श्वेता से इस तरह का कोई सवाल पूछ बैठेगा। सच यही था कि श्वेता के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। लक्ष्य ने श्वेता को इस हद तक प्रभावित किया था कि अगर सच में भी लक्ष्य के साथ इस तरह की कोई समस्या होती तो तब भी वह उस वजह से श्वेता के लिए इनकार का कारण नहीं बनती। लक्ष्य जैसा भी था, श्वेता को पसंद था। सवाल सिर्फ इतना था कि कहीं इस पूरे मामले में कोई षड्यंत्र तो नहीं है। वैसे भी लक्ष्य के चलने उठने बैठने या किसी भी सामान्य काम में उसका पैर बाधा नहीं बनता था। बस वह अपने पैर से लगातार घंटों तक किसी तरह का भारी काम नहीं ले सकता था। श्वेता लगभग गिड़गिड़ाती हुई आवाज में कहती है, आप इस तरह मुझे शर्मिंदा ना करें। मेरे मन में एक पल के लिए भी कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। मैं यह सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप इसे ठीक करना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से इसे पूरी तरह से ठीक करने की काफी कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं आई। पर मुझे यकीन है कि यह ठीक हो सकता है। लक्ष्य श्वेता से किसी इसी तरह के जवाब की उम्मीद कर रहा था। श्वेता की इस बात को सुनकर उसे अंदर ही अंदर बड़ी ही खुशी मिलती है। श्वेता का लक्ष्य की परवाह करना उनके रिलेशनशिप के लिए एक सकारात्मक चिन्ह था। लक्ष्य को विश्वास होने लगता है कि श्वेता के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए धीरे धीरे कामयाब हो गया है। लक्ष्य अपने नकली उदासी लेकर आता है और कहता है, कोई बात नहीं। श्वेता को लक्ष्य के चेहरे की उदासी अच्छी नहीं लगती। वह कहती है, अगर मेरा किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। बताइए, आपका मूड ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? लक्ष्य श्वेता से कुछ इसी तरह की बात सुनना चाहता था। वह झट से मुस्कुराकर बोला, आपको अपना कुछ वक्त मुझे देना होगा, बस इतना काफी होगा। श्वेता पूछती है, मतलब? लक्ष्य कहता है, मतलब यह कि आप आज मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ। श्वेता काफी संकोच करते हुए जवाब देती है, मुझे यह सुनकर ही काफी अजीब लग रहा है। क्या हम फिर कभी वहाँ चल सकते हैं? लक्ष्य कहता है, मैं आपकी किसी बात को मना कैसे कर सकता हूँ? हाँ, हम कभी और जा सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। श्वेता पूछती है, बताइए बताइए, वह शर्त क्या है? लक्ष्य मुस्कुराकर कहता है, अगर आप मेरा ऑफिस नहीं देखना चाहती तो आज आप मुझे अपनी फार्मेसी ही दिखा दीजिए। लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता के चेहरे पर हंसी दिखाई देने लगती है। वह समझ जाती है कि लक्ष्य किसी भी तरह करके उसके साथ वक्त बिताना चाहता है। श्वेता को भी लक्ष्य की कंपनी बेहद पसंद आने लगती थी। लक्ष्य से मिल लेने के बाद उसके साथ बिताए हुए वक्त का हर पल
बार बार श्वेता के जहन में घुमा करता था। सोचने समझने के स्तर पर श्वेता पूरी तरह से तैयार थी कि उसे लक्ष्य से दूर होना पड़ सकता है, लेकिन अनजाने में ही श्वेता का दिल धीरे धीरे लक्ष्य का दीवाना होता जा रहा था और वह खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। श्वेता कहती है, मतलब आज आप पूरा मूड बनाकर और खुद को पूरी तरह से फ्री करके घर से निकले हैं। आज पहले ही सोचकर बैठे हैं कि ना आप आज खुद कोई काम करने वाले हैं और ना ही मुझे करने देंगे, है ना? लक्ष्य मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ पीछे करके विश्राम की पोजीशन लेकर अपनी गर्दन को थोड़ा सा झुकाकर कहता है, आप ऐसा ही समझ लीजिए। श्वेता कहती है, तो आज आप हमारी फॉर्मेंसी देखने के लिए मेरे साथ चलेंगे, लेकिन मेरी गाड़ी में, और हाँ, ड्राइव मैं खुद करूंगी। लक्ष्य मुस्कुराकर एक बार फिर से अपनी गर्दन झुकाता है और अपने दाएं हाथ को अपने पेट की तरफ मोड़ते हुए बाएं हाथ को हवा में नीचे की तरफ खोलकर पीछे की ओर कर देता है, जिसका अर्थ था, जो हुक्म मेरे आका। श्वेता मुस्कुराकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने के लिए अपना एक कदम पीछे करती है। तभी वहां पड़ा हुआ छोटा सा कंकड़ श्वेता के सैंडल की हील के नीचे आ जाता है, जिससे श्वेता का बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी पैर मुड़ने की वजह से श्वेता का एक हाथ ऊपर की ओर हवा में दिखाई देता है और वह पीछे की ओर गिरने ही वाली थी। इससे पहले कि श्वेता खुद को गिरने से संभालती या फिर गिर जाती, लक्ष्य आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। उस एक्स कमांडो के एक्शन काफी तेज थे। श्वेता कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह संभाल ली गई थी। लक्ष्य का एक हाथ श्वेता की कमर पर था और दूसरा हाथ अभी भी अपनी पीठ के पीछे की ओर ही था। लक्ष्य का शरीर एकदम स्ट्रेट था। श्वेता को बचाने के लिए सिर्फ उसके एक हाथ ने मूवमेंट की थी। उसके छूने में किसी भी तरह की अभद्रता नहीं थी। जब लक्ष्य के हाथ में श्वेता की पतली कमर थी, तब उसे अपने हाथ पर किसी मोम की गुड़िया के होने का एहसास हुआ था। उसे महसूस हुआ कि जैसे श्वेता का शरीर बड़ी ही फुर्सत से तराशा गया था। वह उसके ख्वाबों से भी ज्यादा सुंदर थी। श्वेता के शरीर के स्पर्श मात्र से लक्ष्य के शांत अरमानों को जैसे हवा मिल गई थी। लक्ष्य को तीव्र इच्छा हुई कि वह श्वेता को कसकर अपने गले लगा ले। अगर श्वेता ने अब तक इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी होती तो लक्ष्य कभी भी अपने हाथ से इस मौके को जाने नहीं देता, पर बिना श्वेता की मर्जी के उसे नाजायज छूना भी लक्ष्य को गवारा नहीं था। लक्ष्य के स्पर्श से वैसे ही श्वेता के शरीर का रोआ खड़ा हो गया था। लक्ष्य की पकड़ श्वेता की सोच से भी ज्यादा मजबूत थी। श्वेता के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, चेहरा शर्म से लाल हो गया था। श्वेता लक्ष्य के चेहरे की तरफ देखती है तो वह मुस्कुराते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे पूरे दिन की प्लानिंग उल्टी पड़ जाए। ऐसा कहकर वह अपने दूसरे हाथ से श्वेता का हाथ पकड़ते हुए उसे सीधा खड़ा होने में मदद करता है। श्वेता लक्ष्य के जवाब पर उसे हैरानी से देखती है। लक्ष्य अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि आप मुझे हॉस्पिटल लेकर जाने वाली थी। मेरे पैर की वजह से मैं नहीं चाहता कि मुझे आपको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े, आपके पैर की वजह से। इस झिझक की स्थिति को लक्ष्य ने इतनी सफाई से एक्सप्लेन किया था कि श्वेता के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह खुद को संभालती है और चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। लक्ष्य भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। दूसरी तरफ मारवा हाउस में अनिका तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आ जाती है। वह जल्द से जल्द गुलेरिया हाउस पहुंचना चाहती थी। तभी उसके फोन पर मैसेज आने की आवाज होती है। वह अपना फोन देखती है तो यह नोटिफिकेशन श्वेता के भेजे हुए मैसेज का था। वह मैसेज पढ़ती है, अनिका दीदी, मैं लक्ष्य को कब आने के लिए कहूँ? मैं और ज्यादा समय तक उससे इस तरह नहीं मिल सकती। अनिका अपना फोन वापस रख लेती है और अपनी ही जगह पर स्टैचू बनकर खड़ी हो जाती है, जैसे उसके दिमाग में एक साथ कई सारी बातें चल रही हो। ठीक इसी वक्त प्रीति वहां आ पहुंचती है। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि वह असमंजस की स्थिति में है। वह अनिका के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अनिका दीदी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं प्लीज? प्रीति की आवाज सुनते ही अनिका की सोच टूट जाती है। वह प्रीति की तरफ देखने लगती है। प्रीति को एहसास होता है कि अनिका का ध्यान पूरी तरह से उसी की तरफ है, तो वह अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल अनिका की तरफ बढ़ा देती है।
अनिका बिना किसी एक्सप्रेशन के उस फाइल को पकड़ लेती है और खोलकर देखती है। जैसे जैसे वह उसे पढ़ते हुए आगे बढ़ने लगती है, उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। उसे पूरी तरह से देख लेने के बाद वह प्रीति की तरफ बड़े ही आश्चर्य से देखती है। प्रीति कहती है, जब आपको हैरानी हो रही है तो सोचिए मेरी क्या हालत हुई होगी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब हो सकता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसकी बॉडी पर पैरालिसिस उसकी बोन मैरो से रिलेटेड हो सकता है? यह किस तरह की समस्या है? प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। अनिका प्रीति से कहती है, मेरे साथ चलो, मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। इसके बाद वह दोनों सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ चली जाती हैं। अब तक सीक्रेट अंडरग्राउंड में रखी सभी औरतों को महिला आश्रम भेज दिया गया था। सनी भी लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका था। भूमिका और अब्दुल्ला भी अपने नियमित कार्यों पर लौट चुके थे, जिसकी वजह से प्रीति का काम काफी कम हो गया था और अब वह अपना पूरा ध्यान विश्व के स्वास्थ्य पर लगा सकती थी। यह उसी की रिपोर्ट थी जिसे उसने अनिका के हाथों में दिया था। उसके पैरालिसिस के स्टेटस की जानकारी के लिए जिन जांचों की जरूरत भी नहीं थी, प्रीति ने वह सभी कर डाली थी, क्योंकि पैरालिसिस से संबंधित पाए जाने वाले सभी कारणों की जांच करने के बाद प्रीति के हाथ कोई ऐसी ठीक रिपोर्ट नहीं आई थी जिसे कारण के तौर पर पहचाना जा सके। परेशान होकर प्रीति ने और भी बहुत सारी तरह की जांच कर डाली थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब वह परेशानी की स्थिति में फंस चुकी थी। जिस तरह की रिपोर्ट बीसू की थी, उसने होने वाली बीमारियों में पैरालिसिस का नाम नहीं आता था। इन रिपोर्ट में बीसू के शरीर में जो कमियां नजर आ रही थी, उन कमियों के कारण जो बीमारियां शरीर को घेरती है, वह उस तरह की बीमारियां बीसू के शरीर में नहीं थी। जिसे वह नॉर्मल पैरालिसिस समझ रहे थे, वह बीमारी कुछ और ही तरह के राज लिए बैठी थी। कुछ ही देर में दोनों बीसू के पास पहुंच जाती हैं। अनिका ने जब शुरुआती दौर में बीसू की जांच की थी, तब उसे कुछ शारीरिक क्रियाएं अजीब लगी थी, लेकिन उसने तब उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज वह वक्त आ गया था जब अनिका को उन सभी पर ध्यान देने की जरूरत थी। अनिका सबसे पहले बीसू के हाथ की कलाई पकड़कर शांति से खड़ी हो जाती है और आंखें बंद करके मन ही मन गिनती करते हुए उसकी नब्ज चेक करती है। करीब 2 मिनट के बाद वह पूरी तसल्ली कर लेती है कि उसकी नब्ज ठीक किस तरह काम कर रही है। उसके बाद वह उसकी गर्दन के पास मौजूद नसों पर हाथ रखती है और एक बार फिर से आंखें बंद करके मन ही मन गिनती करने लगती है। 1 से 1.5 मिनट के बाद फिर से आंखें खोलती है और हैरानी से बीसू की तरफ देखने लगती है। इस बार वह उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लेती है और मन में गिनती करते हुए नब्ज और नसों को चेक करती है। अनिका करीब 40 से 45 मिनट तक अपने आयुर्वेदिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए बीसू के शरीर के सभी हिस्सों की अलग अलग तरह से जांच करती है। अच्छी तरह संतोष कर लेने के बाद अनिका 2 कदम पीछे हट जाती है। अपना एक हाथ अपने कमर पर रख लेती है और दूसरा हाथ अपने माथे पर रख लेती है। प्रीति, जो अब तक बीसू के दूसरी तरफ खड़े होकर अनिका की मदद कर रहे थे, वह अनिका के करीब आकर खड़ी हो जाती है और पूछती है, क्या हुआ अनिका दीदी? क्या कोई बहुत परेशानी वाली बात है? क्या इसका इलाज संभव नहीं? अनिका अपना दूसरा हाथ भी अपनी कमर पर रख लेती है और कहती है, नहीं, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। प्रीति पूछती है, फिर आप इतनी परेशान क्यों हैं? अनिका जवाब देती है, मैं परेशान नहीं हूँ, हैरान हूँ। प्रीति घबराते हुए कहती है, प्लीज दीदी ठीक से बताइए ना, क्या बात है? मुझे घबराहट हो रही है। अनिका प्रीति के कंधे पर हाथ रखती है और उससे बातें करते हुए धीमे धीमे कदमों से चलते हुए बाहर की से निकल जाती है। अनिका कहती है, उस सौम्या को हम जितना समझ रहे थे, वह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तुम उससे सावधान रहना। जब अनिका आगे कुछ नहीं बोलती तो प्रीति कहती है, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए। लेकिन बताइए तो सही, उसने किया क्या है? अनिका कहती है, वह जिस भाई की तबीयत की दुहाई दिया करती थी, मुझे लगता है कि इसकी ऐसी हालत होने के पीछे उसी का हाथ है। प्रीति कहती है, कोई बहन अपने भाई के साथ ऐसा क्यों करेगी? अनिका जवाब देती है,
अब यह हमें सिर्फ बीसू ही बता सकता है और इसके लिए इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। अनिका की बात सुनकर अब प्रीति के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगते हैं और वह अनिका से पूछती है, क्या यह ठीक हो सकता है? अनिका मुस्कुराते हुए कहती है, देखते हैं, कल से इसका इलाज मैं खुद करूंगी, तुम तैयार रहना कुछ नया सीखने के लिए। इसके बाद अनिका मारवा हाउस से बाहर निकल जाने के लिए तेज कदमों से डाइनिंग हॉल तक पहुंच जाती है। वह जल्द से जल्द गुलेरिया हाउस जाकर सभी से मिलना चाहती थी। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में विक्की गुलेरिया हाउस पहुंच चुका था। यूं तो वह गुलेरिया हाउस बहुत कम बार आया था, लेकिन फिर भी वह यहाँ की हर जगह से वाकिफ था। अक्सर उसकी और आकाश की मुलाकात गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑफिस में ही हुआ करती थी, लेकिन आज अनिका से मिलने की चाहत उसे गुलेरिया हाउस तक खींच लाई थी। हालांकि वह आकाश को अपनी आंखों से देखना चाहता था, उससे मिलकर उसे हालचाल पूछना चाहता था, पर फिर भी उसकी उत्सुकता आकाश से ज्यादा अनिका से मिलने के लिए थी। अभी तक बाहर वालों को आकाश से मिलने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन क्योंकि विक्की एक वकील था और उसके साथ साथ आकाश का पुराना दोस्त भी, इसी दोस्ती की वजह से करण गुलेरिया ने विक्की को आकाश के पास जाने की इजाजत दे दी थी। जब विक्की गुलेरिया हाउस के पार्किंग लॉट में पहुंचता है, तभी उसकी निगाहें इधर से उधर घूमने लगती है। जब वह ड्राइंग हॉल में पहुंचता है तो नंदिनी और श्रेया दोनों ही वहां मौजूद थी। दोनों बैठकर बातें कर रही थी और बच्चे को खेलते हुए देख रही थी। यश की बढ़ती हुई शरारतों की वजह से नंदिनी उस पर हर वक्त अपनी निगाह बनाए रखती थी। विक्की उन दोनों की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहता है, नमस्ते, मेरा नाम विक्की है और मैं। वह सिर्फ इतना ही कह पाता है कि तभी उसे बीच में ही रोकते हुए नंदिनी कहती है, रुकिए 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 वकील साहब, आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। चाचा जी ने आपके बारे में पहले ही बता दिया है कि आप हमारे आकाश से मिलने आने वाले हैं। फिर कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आइए वकील साहब बैठिए। विक्की कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस एक बार आकाश से मिल लूं तो मैं तुरंत वापस चला जाऊंगा। नंदिनी कहती है, हाँ हमें मालूम है कि वकीलों के पास बहुत काम होता है, लेकिन गुलेरिया परिवार को अपनी खातिरदारी का मौका दीजिए। आखिर को आप हमारे आकाश के पुराने दोस्त हैं। फिर नंदिनी मुस्कुराते हुए कहती है, आकाश के ठीक होने के बाद जब आप उसे कहेंगे कि हमने आपकी खातिरदारी भी ठीक से नहीं की, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। विक्की वैसे भी गुलेरिया हाउस से तुरंत ही चले जाना नहीं चाहता था और ड्राइंग हॉल में बैठना उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त था, क्योंकि यही वह जगह थी जहां से घर के बाकी सभी हिस्सों को आसानी से देखा जा सकता था और साथ में घर में आते जाते लोगों को भी। वहीं मुस्कुराकर विक्की थैंक यू बोलते हुए बैठ जाता है। उसके बाद एक के बाद एक नौकर जाकर उसकी सेवा में एक से बढ़कर एक चीजें रखकर चले जाते हैं। विक्की मन ही मन सोच रहा था कि वह अनिका के बारे में कैसे पता करे, क्योंकि विक्की एक काबिल वकील था, इसलिए वाक चतुरता में आसानी से उसका तोड़ ढूंढना संभव नहीं था। उसने श्रेया की तरफ देखकर पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे पता लगा कि आपकी तबीयत भी काफी समय तक अच्छी नहीं रही। श्रेया मुस्कुराकर शांति से जवाब देती है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगर नहीं भी होती तो भी आकाश के लौटने से मैं ठीक हो ही जाती। विक्की कहता है, ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे जब आकाश के बारे में पता चला तो उससे मिलने बिना मुझे रहा ही नहीं गया। मैं बेहद खुश हूँ कि अब काफी समय के बाद गुलेरिया परिवार में खुशियाँ लौट आई है। फिर एक पल रुककर आगे कहता है, आकाश और अनिका दोनों ही भाई बहनों ने एक ही वक्त पर कितने मुश्किलें झेली हैं। श्रेया बदले में सिर्फ मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं कहती। विक्की नंदिनी की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या अनिका जी खुद आकाश की देखभाल कर रही हैं? अनिका जी के हाथ में जादू है, मेरे दोस्त को ठीक होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नंदिनी मुस्कुराकर जवाब देती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी अनिका के हाथों में जादू है, लेकिन अब वह जादू चलाना भूल गई है। अनिका की वजह से ही हमारा आकाश हमारे पास है। फिर चेहरे पर उदासी लाते हुए कहती है, लेकिन अब अनिका इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकती। फिर विक्की नंदिनी से कहता है, आप उदास मत होइए,
परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ की बात नहीं है। जो भी होता है उसमें नकारात्मक के साथ साथ कोई ना कोई सकारात्मक पहलू जरूर होता है। अब देखिए, जो वक्त वह अपने परिवार को तब नहीं दे पाती थी, अब वह मारवा हाउस में अपने बच्चों और परिवार को दे रही होगी। तभी श्रेया बोल उठती है, आप सही कह रहे हैं, उसके पास हमेशा ही वक्त की कमी रही है। मैं उसे सालों से जानती हूँ, उसके पास कभी खुद के लिए भी वक्त नहीं रहा, लेकिन अब उसे अपने बच्चों और परिवार के साथ वक्त बिताते हुए देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तभी श्रेया नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहती है, नंदिनी दीदी, मैं कुछ दिनों से सोच रही हूँ कि क्यों न अनिका को कुछ दिनों के लिए गुलेरिया हाउस बुला लिया जाए। फिर मजाक के अंदाज में आगे कहती है, कहीं उसकी याददाश्त वापस आ गई तो फिर न जाने यह मौका कब हाथ आ जाए। श्रेया की बात सुनकर नंदिनी हंस पड़ती है। फिर एक पल रुककर नंदिनी कहती है, मैं तो कह कर थक चुकी हूँ, उसे फुर्सत ही नहीं है। वह तुम्हारी ननद के साथ साथ सहेली भी है। अब तुम ही उसे मनाओ, शायद तुम्हारी बात मान जाए। बस यही वह बात थी जो बिक्की इतनी देर से सुनने के इंतजार में बैठा हुआ था। वह समझ चुका था कि अनिका गुलेरिया हाउस में मौजूद नहीं है, पर दिल बेचारा, उस पर किसका जोर है। अब वह मन ही मन इच्छा करने लगता है कि काश अनिका गुलेरिया हाउस आ जाए और वह एक पल के लिए उसे करीब से देख पाए। दूसरी तरफ मारवा हाउस में वहाँ बिक्की अनिका को एक नजर देखने के लिए तरस रहा था। यहाँ अनिका इन सब बातों से अनजान मारवा हाउस से बाहर नहीं निकल पा रही थी। जैसे ही अनिका अपने कदम आगे बढ़ाती, उसे रोहित सामने से आता हुआ दिखाई देता है। अनिका के पास जाकर रोहित कहता है, मुझे सिर्फ 10 मिनट का वक्त दो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। फिर हम दोनों साथ में बच्चों को मिलने उनके रूम में चलेंगे। इससे पहले कि अनिका आगे कुछ कह पाती, रोहित अपने कमरे की ओर तेजी से बढ़ जाता है। अनिका अपनी जगह पर खड़े होकर उसे जाते हुए देखती रह जाती है। अनिका धीरे धीरे वापस अंदर की ओर चलने लगती है। अंदर आकर वह ड्राइंग हॉल में लाउंज चेयर पर बैठ जाती है। तभी प्रीति बीसू की बीमारी और सौम्या के बारे में सोचते सोचते उस तक पहुंच जाती है। प्रीति अनिका को बैठे हुए देखकर वहीं रुक जाती है। तभी अचानक कुछ याद आने पर वह अपना फोन निकालती है और उसमें आया हुआ एक मैसेज पढ़ती है। उसके बाद अनिका के पास जाकर बैठ जाती है। अनिका ने अपनी आंखें बंद करके अपना सिर चेयर के बैक रेस्ट पर रखा हुआ था और दोनों हाथ हैंड रेस्ट पर। इस समय वह एकदम शांत बैठी थी और लगातार कुछ सोच रही थी। तभी प्रीति कहती है, अनिका दीदी, क्या हम आज लक्ष्य को मिलने के लिए बुला लें? परसों से कौटिल्य भैया का साइबर सिक्योरिटी मीटिंग प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। हम सभी को उसमें शामिल होना है। फिर हम पूरे 1 हफ्ते के बाद ही लक्ष्य से मिल पाएंगे। प्रीति की बात सुनकर अनिका अपनी आंखें खोल लेती है और कहती है, आज मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगी। उसे कल तुम लाइफ केयर हॉस्पिटल में बुला लो। अनिका की बात सुनकर प्रीति अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की तरफ देखती है, क्योंकि अनिका ने यह तो बताया ही नहीं था कि उसके बाद प्रीति को क्या करना है। प्रीति का चेहरे पर छोटे बच्चों जैसी मासूमी परेशानी देखकर अनिका को हंसी आ जाती है, क्योंकि प्रीति के सवाल उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहे थे। अनिका अपने हाथ से प्रीति के माथे पर टपली देते हुए कहती है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसके पैर के सभी टेस्ट करवाने हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करना है। एक बार पता चल जाए कि दिक्कत क्या है, फिर इलाज तो हो ही जाएगा। प्रीति अपनी जगह से उठती है और कुछ सोचते हुए वहां से चली जाती है। तभी अनिका को सामने से रोहित मारवा सीढ़ियों से उतरकर आता हुआ दिखाई देता है। एक तो पहले ही अनिका रोहित के लुक की दीवानी थी, ऊपर से आज वह कुछ ज्यादा ही स्मार्ट दिखाई दे रहा था। अनिका की निगाहें उसी ओर आते जाते हुए रोहित पर टिक जाती है। रोहित की हाइट, मसल्स, फिट बॉडी और उस पर से रोहित की बॉडी लैंग्वेज, खासकर उसका कॉन्फिडेंस, यह सभी चीजें हमेशा ही अनिका का मन मोह लेती थी। रोहित का स्टाइल अनिका को बेहद पसंद था। इन सब से भी ऊपर रोहित का अनिका के लिए बेशुमार प्यार और बेहिसाब परवाह, जो रोहित को अनिका के लिए पूरी दुनिया में सबसे खास बनाती थी। रोहित को अपनी तरफ आते हुए देखकर अनिका अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। रोहित की निगाहें जैसे ही अनिका की नजरों से मिलती है, वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसके पास आ जाता है। अनिका बिना कुछ बोले अपनी आंखों में
ढेर सारा प्यार लिए उसकी ओर देखती चली जाती है। तभी रोहित हल्का सा झुककर अनिका से धीरे से पूछता है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? रोहित के करीब आने से उसकी खुशबू अनिका को मदहोश करने लगती है, लेकिन अनिका किसी तरह अपना होश संभालती है। फिर रोहित के और करीब आकर अपना दायां हाथ रोहित के सीने पर रखती है। फिर छेड़ने के अंदाज में पूछती है, आज कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो, क्या कुछ खास है? रोहित मुस्कुराकर अनिका की कमर पर हाथ रखता है और उसे अपने और भी ज्यादा करीब लाते हुए कहता है, तो क्या वापस बेडरूम में चलें? अनिका अपना दूसरा हाथ भी रोहित के सीने पर रखते हुए उसकी बात पर बिना कोई एक्सप्रेशन दिए उसकी आंखों में देखती है। फिर रोहित अपनी बात को बदलते हुए आगे कहता है, जिसकी बीबी इतनी खूबसूरत हो उसके लिए इतना स्मार्ट दिखना कंपल्सरी है। अब अनिका अपनी भौवें चढ़ाकर हैरानी से देखती है। रोहित अनिका की आंखों के सवाल का जवाब देता है, मुझे लगा मेरी बीबी कहीं जा रही है तो मैं उसके साथ आ रहा हूँ, बस इतना ही और दूसरी कोई बात नहीं। अब अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ हंसी दिखाई देने लगती है। वह अपना सिर रोहित के सीने पर रख लेती है। रोहित अपना एक हाथ अनिका के सिर पर और दूसरा कमर के ऊपर रखकर आंखें बंद कर लेता है। रोहित की बाहों में अनिका बंद आंखों से जमीन पर खड़े होकर जन्नत का सुकून लेने लगती है। कुछ पलों के लिए वह दुनिया की हर चीज भूल जाती है, हर काम, हर नाम, हर तनाव, कल आज सब कुछ। कुछ क्षणों तक इसी तरह रहने के बाद रोहित का पूरा शरीर गर्म होने लगता है। वह अनिका से मजाक के अंदाज में कहता है, आगे का कुछ प्लान है या मैं तुम्हें गोद में उठाकर वापस ले चलूं? रोहित की बात सुनकर अनिका अपनी आंखें खोल लेती है और झट से पीछे हो जाती है। जब वह रोहित के चेहरे की तरफ देखती है तो उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। प्रायः स्त्री का प्रेम आत्मा से होकर शरीर तक आता है और पुरुष का शरीर से होकर आत्मा तक जाता है। अनिका बिना कुछ कहे वहां से चल पड़ती है। रोहित भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अनिका और रोहित अपने बच्चों से मिलने के लिए उनके कमरे में पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि तीनों बच्चे अपने अपने काम की धुन में इस तरह मगन हैं कि किसी और चीज की सुध बुध नहीं थी। उन्हें रोहित और अनिका के कमरे में आने का एहसास भी नहीं हुआ था। एलेक्जेंडर एक कुर्सी पर बैठकर टेबल पर पेपर रखकर कुछ लाइन खींच रहा था। ध्यान से देखने पर वह दोनों समझ जाते हैं कि वह रिया के आदेश के अनुसार उसके लिए टाइम टेबल तैयार कर रहा था। वहीं बालकनी में रिया और आर्यन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस के वक्त पहले किए जाने वाले आउटफिट में थे। रिया आर्यन से मार्शल आर्ट के दांव सीख रही थी। आर्यन किसी मास्टर की तरह उसकी मदद कर रहा था। तभी एलेक्जेंडर अपना चेहरा दोनों भाई बहनों की तरफ करते हुए बीच में ही मुस्कुराकर बोला, रिया कीप इट अप। अगर तुम आर्यन के साथ प्रैक्टिस करोगी तो मेरा इस आर्यन से पीछा छूट जाएगा। आई हेट दिस स्टूपिड फाइट। मुझे यह बेवकूफाना लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं। यह सुनते ही रिया अपने स्वभाव के अनुसार अपनी कमर पर हाथ रखते हुए एलेक्जेंडर की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम दोनों बेवकूफ हैं? एलेक्जेंडर रिया के बदले हुए तेवर देखकर हंसते हुए अपनी बात को बदल कर कहता है, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है, मैं बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। डोंट बी सीरियस। तभी रिया की निगाह अनिका और रोहित पर जाती है और वह शोर मचाते हुए उनकी तरफ बढ़ जाती है। मॉम, डैड। अब तीनों बच्चों का ध्यान अनिका और रोहित पर आ जाता है। वह तीनों अपनी अपनी जगह से उनके पास आ जाते हैं। आर्यन और एलेक्जेंडर दोनों अनिका से चिपक जाते हैं। अनिका उन दोनों के सिर पर हाथ फेरकर प्यार जताती है। वहीं रिया जाकर सीधा रोहित की कमर से चिपक जाती है। रोहित रिया के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए उसके सिर को चूमता है। फिर रिया के आउटफिट की तरफ देखते हुए उससे कहता है, व्हाट अ ग्रेट चेंज। रिया झट से पूछती है, डिड यू लाइक इट डैड? क्या आपको अच्छा लगा? रोहित मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहता है, मुझे मेरी प्रिंसेस का हर बात पसंद है। इसके बाद रिया मुस्कुराते हुए अनिका को हग करती है। आर्यन और एलेक्जेंडर रोहित को गुड मॉर्निंग डैड कहते हैं। इसके बाद वह सभी कमरे में रखे हुए सोफे पर बैठ जाते हैं। रिया वापस रोहित के पास आते हुए कहती है, डैड
मैंने तय कर लिया है, अब से मैं ऑनलाइन गेम्स बिल्कुल भी नहीं खेला करूंगी। मैं अब अपना टाइम बाकी सभी चीजें सीखने में लगाऊंगी। मुझे आपकी और मम्मी की तरह सुपर डुपर बनना है, अनिका कहती है। तुमने जो भी फैसला लिया होगा अच्छी तरह सोच समझकर ही लिया होगा। फिर भी मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। रिया अनिका की तरफ देखने लगती है। एक पल रुककर अनिका आके कहती है, देखो रिया, गेमर होना तुम्हारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि सिर्फ एक स्ट्रेंथ के साथ जिंदगी नहीं काटी जा सकती। इसलिए तुम्हें सभी चीजों को सीखने के लिए अपने कीमती समय देना जरूरी है, पर इसके लिए तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत है सोच समझकर अपने समय को इस्तेमाल करने की। अगर तुम अपने टाइम टेबल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लोगी और उस पर डिसिप्लिन रहोगी तो तुम अपने टाइम टेबल में ऑनलाइन गेम्स को जगह देकर उसे भी जारी रख सकती हो। उस स्थिति में ऑनलाइन गेम्स तुम्हारे लिए किसी भी तरह नुकसानदेह साबित नहीं होगी। फिर तीनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहती है, हमने तय किया है कि तुम अगर लोगों को जरूरत हो तो हम तुम लोगों की जरूरत के हिसाब से कुछ प्राइवेट कोच हायर कर लेते हैं, जिससे तुम तीनों के पास कुछ पर्सनल टाइम बच सके। फिर अपनी एक उंगली ऊपर करते हुए तीनों को हिदायत देते हुए कहती है, लेकिन इसके लिए तुम तीनों को आपस में बैठकर बात करनी होगी और उसके बाद जो कुछ भी तय करोगे वह मुझे बता देना। अनिका की बात सुनकर रिया सोच में पड़ जाती है। कुछ पल की खामोशी के बाद वह रोहित की तरफ देखती है। रोहित रिया की मनोस्थिति को अच्छी तरह समझ पा रहा था। वह रिया के सर पर हाथ फिराते हुए कहता है, मॉम सही कह रही है। फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ बुलाते हुए उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। फिर बड़े ही प्यार से कहता है, मेरी प्रिंसेस को अपने डैड की किसी भी मदद की जरूरत हो तो वह तुरंत कह देना। रिया झट से जवाब देती है, ऑफ कोर्स डैड, इनफैक्ट मुझे आपकी मदद की जरूरत भी है। रिया की बात सुनते ही अनिका, आर्यन और एलेक्जेंडर तीनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। रिया आगे कहती है, डैड मैं आपसे कुछ मांगू क्या?